क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के समय, लुई 16वें के समय 1789 में होती है। यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह बुर्बो वंश का शासक था और इसने 1774 में 20 वर्ष की उम्र में यह शासक बना था 20 वर्ष की उम्र में। और इसी के शासन में रूस के अंदर, ये फ्रांस के अंदर जो पहली क्रांति है वह होती है। और इसकी जो शादी है वह ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है यूरोप महाद्वीप का। इसी फ्रांस का पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, यहाँ की राजकुमारी से होती है और जिसका नाम होता है मैरी एंटोनेट। याद रखना, शादी किससे होती है? मैरी एंटोनेट से होती है, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। इसके साथ इसकी शादी हो जाती है। लेकिन जब ये शासन संभालता है तो उस टाइम यहाँ की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई होती है और राजा का खजाना है वो क्या होता है? खाली होता है। क्योंकि फ्रांस के अंदर लंबे समय से युद्ध चल रहे थे, वित्तीय संसाधन है वो इनके कमजोर पड़ गए थे और अमेरिकी जो उपनिवेश है उनसे ब्रिटेन है वो स्वतंत्रता हासिल करने में इनकी मदद कर रहा था। ये जो फ्रांस है वो भी उस टाइम कंपटीशन चल रहा था इसका किससे? इंग्लैंड से। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांस के अंदर उस टाइम 3 स्टेट होते थे। ठीक है, आपको नोट रखना है 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब प्रत्येक के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर केवल पादरी वर्ग था, इसके अंदर कुलीन वर्ग था। फ्रांस के अंदर इनकी संख्या काफी कम थी। ये भूमि मालिक होते थे। जो कुलीन वर्ग है वो बड़ा भूमि का मालिक होता था। तीसरे स्टेट के अंदर शिक्षित वर्ग के लोग होते थे। इसके अंदर जो कारीगर लोग हैं वो भी होते थे और किसान लोग हैं वो भी होते थे, जो काफी गरीब लोग थे। लेकिन इनकी संख्या है वो क्या थी? ज्यादा थी। तो इस प्रकार से यह संख्या के अंदर सबसे अधिक बड़ा वर्ग था तृतीय स्टेट का, लेकिन इनको अधिकार है वो कम प्राप्त थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो क्रांति की शुरुआत है वह लोग जब भूख से मरने लगते हैं तो राजा के महल की तरफ जाते हैं। भीड़ वहां जाकर के आंदोलन करती है, रोटी दो के नारे लगाती है और 5 मई 1789 को एक असेंबली है उसकी मीटिंग होती है। याद रखना, 5 मई 1789 को एक असेंबली की मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर नए करों पर कोई प्रस्ताव रखा जाता है। करों पर प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन इन पे सहमति
नहीं बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये 3 स्टेट थे, इनके अंदर जो व्यक्तियों की संख्या थी, इनमें 300-300 व्यक्ति थे, लेकिन इसके अंदर कितने व्यक्ति थे? 600 व्यक्ति होते थे। तो इस प्रकार से यह सहमति है वो करवाली नहीं बन पाती है। और 20 जून 1789 को लोग वर्साई में, जगह कहां बताइए? वर्साई में टेनिस कोर्ट के अंदर इकट्ठे होते हैं। याद रखना तारीख, 20 जून 1789, 20 जून 1789 वर्साई के अंदर लोग हैं वो वर्साई में इकट्ठे होते हैं और टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली है वो घोषित कर दी जाती है। पहले भी हमने बात किया, पाव रोटी की जो समस्या चल रही थी, उसकी जो रेट थे वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे अनाज के। राजा के पास जो अनाज के भंडार थे, लोगों ने लूट लिए थे और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोल दिया जाता है। याद रखना, 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोल दिया जाता है। किस लिए बोला गया? अन्न भंडारों को लूटने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 अगस्त 1789 को आखिर क्या क्या होता है? जो आक्रमण के तरीके से एक असेंबली पे अटैक हुआ था, उसमें राजतंत्र है वो 1791 में वहां एक स्वतंत्र जो संविधान का प्रारूप है उसका गठन कर लिया जाता है। कब? 1791 में संविधान का एक प्रारूप बना दिया जाता है जिसमें जैकोबिन लोग थे। याद रखना, लोग कौन थे? जैकोबिन, जो अपने आप को अलग दिखाने के लिए क्या पहनते थे? लंबी पतलून पहनते थे, लंबा पजामा पहनते थे और सर पे टोपी रखते थे और ऐसे लोगों को शोकुलोत कहा जाता था। याद रख लेना, शोकुलोत कहा जाता था। शोकुलोत जैकोबिन जो सदस्य थे, जो संगठन था जैकोबिन, वो लोग अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास है वो करते थे और इनका नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो आपको याद रखना है, नेता का नाम अगर पूछा जाए तो इनका नेता था रोबेस्पियर। तो इसके नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन 1792 में 21 वर्ष से अधिक के लोगों को यहाँ पे क्या होता है? वोट का अधिकार मिलता है। याद रखना, फ्रांस के अंदर 1792 में 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं उनको वोट का अधिकार मिलता है। क्या महिलाओं को यहां अधिकार मिला? नहीं मिला। फिर महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिलता है? तो ये 1946 में। याद रखना, फ्रांस के अंदर महिलाओं को जो वोट का अधिकार है वो 1946 में मिलता है। यानी इतने लंबे समय तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। 21 वर्ष की उम्र है वो मतदान के लिए रखी गई थी, जो 1792 के समय में 21 सितंबर 1792 में
राजतंत्र का अंत हो जाता है। याद रखना, फ्रांस के अंदर राजतंत्र का समापन है वो होता है 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त हो जाता है। तो ये फ्रांस की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट घटक जो हम देख रहे थे उनमें थे कि किस प्रकार से लुई वंश का जो शासक 14वां बना था, उसके बाद से ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई थी, और उस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर चलते चलते लुई 16वें के समय में क्रांति है वो हो गई थी। याद रखना, 1793 से 94 तक का समय फ्रांस के इतिहास में, 1793 से 1794 तक का जो समय है उसको आतंक का काल कहा जाता है। इसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। लिख सकते हैं, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस कारण से इस काल को आतंक का काल कहते हैं। यह रोबेस्पियर ने जो शक्ति लागू की थी उसी का परिणाम था, और 1794 के अंदर न्यायालय से रोबेस्पियर को दोषी माना जाता है। 1794 में जो रोबेस्पियर था उसको कानूनन दोषी माना जाता है, और इस प्रकार से जो ये आतंक का राज है वो समाप्त होता है, और उसको मृत्युदंड है वो दे दिया जाता है। 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दासों की मुक्ति का कानून है वो बनाया था। याद रखना, 1794 में ही दासों को मुक्ति का कानून बनाया गया था। दास मुक्ति कानून 1794 के अंदर बनाया गया था, जो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने पुनः आरंभ कर दिया था। याद रख लेना, अभी हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेपोलियन ने इसे पुनः लागू कर दिया था। याद रखना, किसने लागू किया? नेपोलियन ने। 1794 में 10 वर्ष के लिए जो दास प्रथा एक बार के लिए समाप्त हुई थी, उस दास प्रथा को पुनः लागू कर दिया। और इस प्रकार से 1848 में आते आते 1848 में दास प्रथा है वो पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। एक बार के लिए पहले समाप्त हुई, उसके बाद फिर दास प्रथा नेपोलियन के समय लागू हो गई। हमें जानना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पार्ट के। उसमें देखेंगे कि उस टाइम फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। जब फ्रांस के अंदर क्रांति होती है तो फ्रांस की क्रांति के समय जनसंख्या है वो फ्रांस की कितनी थी? तो लगभग 2.8 करोड़ लोग हैं वो फ्रांस के अंदर थे। जनसंख्या कितनी थी? 2.8 करोड़। नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। ये भी याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस में 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या माना? सम्राट घोषित कर दिया था अपने आप को। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 के अंदर अपने आप को नेपोलियन का सम्राट घोषित कर दिया, और अंततः 1815 में वाटरलू में यह हार जाता है। 1815 में
वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम लड़ाई थी वाटरलू का युद्ध, जिसके अंदर वो हार जाता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन का इतिहास एक तरीके से फ्रांस के लिए ठीक नहीं रहा था। और बात करें हम, कुछ ऐसे और वर्ग बने थे फ्रांस में जिसमें राजनीतिक प्रतीक गढ़े गए थे फ्रांस की क्रांति के दौरान। और महिलाओं ने भी इस क्रांति में अपना सहयोग है वो दिया था। आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं क्रांति से संबंधित, जिसमें 1791 के अंदर राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान का जो नया मसौदा बना था वो 1791 में। ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें महिला ओलंपिक द गूज ने महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो ये महिलाओं से संबंधित जो 1791 की राष्ट्रीय सभा थी फ्रांस की, उसका इसके बाद अप्रैल 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया था। 21 सितंबर 1792 में राजशाही है वो समाप्त कर दी गई और फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र है वो घोषित कर दिया गया था। 21 सितंबर 1792 तारीख याद रखना, 21 सितंबर 1792 को 21 सितंबर 1792 को राजशाही समाप्त हो जाती है और फ्रांस में गणतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और 21 जनवरी 1793 में लुई 16वें ने डे ला कॉनकॉर्ड स्थान पर है वो फांसी दी जाती है। लुई 16वें को कौन से स्थान पे फांसी दी गई और कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 में कॉनकॉर्ड जो जगह है ना, वहां पे फांसी है वो दे दी जाती है। और 1793 से लेकर के 1794 में अभी हमने पढ़ा फ्रांसीसी विदेशी कब्जे वाले सभी गुलामों को मुक्त है वो कर दिया जाता है। सितंबर 1793 से जुलाई 94 तक फ्रांस में हमने आतंक का राज पढ़ा था 1 साल के लिए। जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिरफ्तार है वो कर लिया जाता है। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अभी हमने पढ़ा खुद को क्या बना देता है, फ्रांस का सम्राट बना देता है। 1815 में हमने पढ़ा कि जो वाटरलू का युद्ध होता है वो नेपोलियन का अंतिम युद्ध होता है, उसके अंदर नेपोलियन है वो हार जाता है। और 1848 में फ्रांसीसी जो उपनिवेश है वहां पे दासों को क्या मिलती है, मुक्ति मिल जाती है, यानी दास है वो मुक्त हो जाते हैं 1848 में आकर के। तो दासों का मुक्त होना। और 1946 में हमने पढ़ा था महिलाओं को फ्रांस के अंदर वोट का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे इस चैप्टर के थे।